हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको रंगा बिल्ला की कहानी का पार्ट 2 सुनाने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 भी सुना होगा और वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो अभी आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 सुन लीजिए, या इस चैनल के पेज पर जाकर भी आप वो कहानी सुन सकते हैं ताकि आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ आए। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे रंगा बिल्ला ने दो मासूम बच्चों गीता और संजय का किडनैप कर उन्हें टॉर्चर किया, फिर गीता का बलात्कार किया और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से दोनों का कत्ल कर दिया। अब कहानी इसके बाद की। तो जब रंगा बिल्ला की खबरें मीडिया में आती हैं, उसके बाद पब्लिक का गुस्सा बढ़ता है, जिसको देखते हुए खुद प्रधानमंत्री बीच में आते हैं और कई सौ पुलिस को इन्हें ढूंढने में लगा दिया जाता है। मगर 10 दिन बीत जाते हैं मगर रंगा और बिल्ला का कोई सुराग नहीं मिलता। 8 सितंबर 1978 को एक ट्रेन आगरा में आके रुकती है। ये ट्रेन थी कालका मेल, जो कि कोलकाता के हावड़ा जंक्शन से चलती है और शिमला जाने के लिए आखिरी स्टेशन कालका तक जाती है। तो जब ये ट्रेन आगरा से चलने वाली होती है, तभी दो लोग जल्दी में भागते हुए इस ट्रेन में चढ़ते हैं ताकि ट्रेन छूट न जाए। पर ये दोनों जल्दीबाजी में जिस कंपार्टमेंट में घुसते हैं, वो कंपार्टमेंट दरअसल मिलिट्री के लिए रिजर्व था और कोई भी आम इंसान इसमें नहीं चढ़ सकता था। तो आर्मी पर्सन इनसे सवाल पूछते हैं कि तुम लोग इस डब्बे में कैसे चढ़े, ये सिर्फ आर्मी पर्सन के लिए रिजर्व है। तो उनमें से एक को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि हम भी आर्मी में हैं। तो उन जवानों को इनके हाव भाव, पहनावे और बोलचाल के तरीके से शक होता है और वो उन दोनों से आई कार्ड दिखाने को कहते हैं। तो वो दोनों हिचकिचाने लगते हैं, बहाने करने लगते हैं और आर्मी वालों से ही बहस करने लगते हैं। तो आर्मी के जवान इन दोनों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद इनमें से एक जवान इन दोनों को पहचान लेता है और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि रंगा और बिल्ला थे, क्योंकि पिछले 10 दिनों से हर अखबार में रंगा और बिल्ला की ही खबर आ रही थी। तो इस जवान ने इन दोनों का स्केच अखबार में देखा था, जिसकी वजह से ये इन दोनों को पहचान गया। अब इनको पकड़ने के बाद ये सोल्जर्स रेलवे पुलिस को इसकी खबर देते हैं और रेलवे पुलिस दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट कर इनके बारे में बताती है। और इन दोनों का खौफ इतना था कि सिर्फ 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए करीब 100 से भी ज्यादा पुलिस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। उसके बाद जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है, तो ये जवान रंगा और बिल्ला को रेलवे पुलिस के हवाले करते हैं और फिर रेलवे पुलिस इन्हें दिल्ली पुलिस को सौंपती है। तो गीता और संजय की बॉडी मिलने के करीब 10 दिनों बाद अब ये दोनों दिल्ली पुलिस के कब्जे में थे। फिर इनसे पूछताछ की जाती है तो ये साफ मना कर देते हैं कि हम निर्दोष है और हमने कुछ नहीं किया, और पुलिस को इधर उधर घुमाते रहते हैं। फिर जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है, तो थोड़ी देर बाद ये दोनों टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल लेते हैं कि गीता और संजय को इन्हीं दोनों ने मारा है। फिर ये दोनों अपनी कहानी सुनाते हैं। इनका असली नाम था कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। उन्होंने बताया कि मुंबई में एक श्याम नाम के शख्स ने रंगा को बिल्ला से मिलवाया था। रंगा से मिलने के बाद दोनों ने रंगा की टैक्सी में ही लोगों की किडनैपिंग का काम शुरू किया और फिर बाद में उनसे फिरौती लेकर उन्हें छोड़ दिया करता था। मुंबई में पुलिस की एक्टिविटी बढ़ने के बाद इन दोनों का दोस्त श्याम पकड़ा जाता है, तो इन्हें डर था कि कहीं ये लोग भी ना पकड़े जाए। तो ये लोग मुंबई से भागकर पहले सूरत आते हैं, फिर अहमदाबाद जाते हैं। उसके बाद ये लोग 24 अगस्त 1978 को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में एक घर किराए पर लेते हैं और उस घर का 2 महीने का एडवांस भी ये लोग मकान मालिक को देते हैं। उसके बाद 26 अगस्त 1978 को ये लोग कुछ लूटपाट के इरादे से निकलते हैं और अशोक होटल के सामने से एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार चुराते हैं। इनका इरादा था कि दिल्ली में भी कुछ लूटपाट करके यहाँ से निकल जाना है, पर इत्तेफाक से उस दिन गीता और संजय इनसे लिफ्ट मांगकर इनकी कार में बैठ जाते हैं और आगे की कहानी आप सभी लोगों को पता ही है। अब दिल्ली पुलिस के पास इनका एक बालिया बयान तो था, पर कोर्ट में पुलिस को दिया गया कोई भी बयान मान्य नहीं होता, उसके लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। तो पुलिस अब बाकी के एविडेंस को खंगालना शुरू करती है। फिर अशोक होटल के सामने से चुराई गई कार की बात सच निकलती है जब होटल में इसके बारे में पता किया जाता है, पर किसने चुराई ये पता नहीं चला, क्योंकि उस टाइम सीसीटीवी कैमरा वगैरह इतने चलन में नहीं थे। और पिछले 10 दिनों से जो इन दोनों की खोजबीन चल रही थी, तो पुलिस को दिल्ली के मजलिस पार्क के पास एक लावारिस गाड़ी मिलती है और कुछ दिनों पहले ही एक आदमी ने अपनी कार की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी और इस गाड़ी का मॉडल नंबर और कलर उस मिसिंग रिपोर्ट से मैच कर रहे थे, पर नंबर प्लेट अलग था। तो उस कार मालिक को वहां बुलाया जाता है और उसके पास गाड़ी की ओरिजिनल चाबी थी। जब उसने उस चाबी को उसमें लगाया तो गाड़ी खुल गई
और ये वही मस्टर्ड कलर की फिएट थी जिसे रंगा बिल्ला ने 26 अगस्त 1978 को अशोक होटल के सामने से चुराई थी। उस गाड़ी के अंदर से पुलिस को कुछ फर्जी नंबर प्लेट, खून के धब्बे और मिट्टी मिलती है। उसके बाद दिल्ली में पहली बार किसी केस के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फिर इन खून के धब्बों को गीता और संजय के ब्लड से मैच किया जाता है और ये मैच हो जाता है। और उस कार में मिली मिट्टी को भी जहां गीता और संजय की बॉडी मिली वहां की मिट्टी से मैच किया जाता है और ये भी मैच हो जाता है। जब रंगा बिल्ला को पकड़ा गया तो इनके पास एक बैग था जिसमें उनके कपड़े थे और उनपे भी खून के कुछ धब्बे थे और ये भी गीता और संजय के ब्लड से मैच हो जाते हैं। फिर एक और बहुत अहम सबूत पुलिस के हाथ लगता है। जब गीता और संजय की बॉडी मिली तो गीता के नाखून से कुछ ब्लड और बाल मिले थे और बाद में ये ब्लड और बाल भी रंगा और बिल्ला से मैच हो गए। अब पुलिस के पास इतने सबूत हो गए थे कि इन्हें कोर्ट में दोषी साबित किया जा सके। उसके बाद रंगा बिल्ला को कोर्ट में पेश किया जाता है और मुकदमा शुरू होता है। पर अदालत जाते ही दोनों बदल जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम निर्दोष हैं और इधर उधर की बात बनाने लगते हैं और कहते हैं कि हम उस दिन दिल्ली में थे ही नहीं। फिर दो बहुत अहम गवाह सामने आते हैं और ये थे वेलिंगटन हॉस्पिटल के वो डॉक्टर जिसने 26 अगस्त 1978 की रात बिल्ला का इलाज किया था और वो पुलिस वाला जिसने इन दोनों को उस रात उस हॉस्पिटल में देखा था। तो इन दोनों की गवाही और सारे सबूत और फिंगरप्रिंट से यह साबित हो जाता है कि गीता और संजय के साथ हुए सारे जुर्म के गुनहगार कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला ही है। और चूंकि पब्लिक में इन दोनों को लेकर बहुत गुस्सा था तो साल भर के अंदर ही लोअर कोर्ट अपना फैसला सुना देती है और इन दोनों को फांसी की सजा सुनाती है। उसके बाद दोनों इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं पर हाई कोर्ट भी दोनों की डेथ पेनल्टी को कायम रखती है। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं पर वहां से भी इन्हें कुछ हासिल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें मौत की सजा सुनाती है। फिर इनके पास एक ही रास्ता बचता है और वो थी मर्सी पिटीशन। उसके बाद ये दोनों राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजते हैं। उस वक्त नीलम संजीव रेड्डी हमारे देश के राष्ट्रपति थे और इनके गुनाहों को देखते हुए वो भी इनकी दया याचिका को खारिज कर देते हैं। अब यह तय था कि इनको फांसी होनी है और ब्लैक वारंट भी साइन हो चुका था। इस बीच जेल में रहने के दौरान शायद रंगा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो बहुत ही शांत और धार्मिक हो गया था और उसने कुछ किताबें भी लिखी थी। पर बिल्ला का आचरण अभी भी वैसा ही था। उसके बाद रंगा अदालत में एक आखिरी याचिका और दाखिल करता है कि उसने कत्ल नहीं किया, पर कोर्ट उसे यह कहकर खारिज कर देती है कि क्योंकि वो इस रेप और हत्याकांड के वक्त बिल्ला के साथ था तो वो भी उतना ही गुनहगार है जितना कि बिल्ला। उसके बाद बिहार के बक्सर जेल से फांसी के लिए रस्सी मंगाई जाती है और पूरे देश में चाहे कहीं भी फांसी हो रस्सी हमेशा बिहार के बक्सर जेल से ही जाती है। और ये रस्सी एक अलग किस्म की रस्सी होती है जिसे कि स्पेशली फांसी के लिए ही तैयार किया जाता है। फिर फरीदकोट से फकीरा जल्लाद और मेरठ से कालू जल्लाद को बुलाया जाता है और ये कालू जल्लाद जो था वो पवन जल्लाद के दादा थे, वही पवन जल्लाद जो अब निर्भया के दोषियों को फांसी देने वाला है। फांसी से कुछ दिनों पहले कुछ पत्रकार हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हैं कि उन्हें रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू लेने दिया जाए, पर हाईकोर्ट इसे खारिज कर देती है। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं इस याचिका के साथ और इस इंटरव्यू का ग्राउंड ये देते हैं कि उन्हें जानना था कि ऐसे अपराधियों के मन में क्या चलता है जब वो ऐसा गुनाह करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें परमिशन दे देती है, पर कोर्ट ये भी कहती है कि अगर दोषी चाहें तभी ये उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। उसके बाद रंगा तो इस इंटरव्यू के लिए मना कर देता है पर बिल्ला तैयार हो जाता है। फिर 5 पत्रकारों को फांसी से एक दिन पहले 1.5 घंटे का वक्त दिया जाता है इस इंटरव्यू के लिए। जब ये इंटरव्यू के लिए पहुंचे और जब बिल्ला इनके सामने आया तो उसका पूरा शरीर दहशत से कांप रहा था, पर वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान वो यही कहता रहा कि रब जानता है कि बिल्ला निर्दोष है, मगर उसका चेहरा ये बयां कर रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। फिर 31 जनवरी 1982 की वो तारीख आती है जिस दिन इन्हें फांसी होनी थी। सुबह 5 बजे दोनों को चाय की एक एक प्याली दी गई और उनसे आखिरी बार पूछा गया कि क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत रजिस्टर कराना चाहते हैं, पर दोनों ने इससे इनकार कर दिया। उसके बाद उन्हें नहाने के लिए बोला गया तो रंगा तो नहाया था पर बिल्ला नहीं नहाया और जेल मैनुअल के हिसाब से आप किसी को नहाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। उसके बाद दोनों को काले कपड़े पहनाए गए और दोनों के हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए और तकरीबन 10 मिनट पहले इन्हें दोनों तरफ से पकड़कर इनके सेल से निकालकर फांसी कोठी में ले जाया गया।
फांसी तख्त पर ले जाने के दौरान रंगा तो बहुत शांत था, पर बिल्ला ने बहुत विरोध किया था। फिर उसे घसीटते हुए वहां ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद दोनों के पैरों को भी बांध दिया गया। फिर इनके गले में फांसी का फंदा डाला गया और इनके चेहरे को एक काले कपड़े के थैले से ढक दिया गया। और 31 जनवरी 1982 की सुबह तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट आर्य भूषण शुक्ला ने लाल रुमाल हिलाया और फकीरा और कालू जल्लाद ने लीवर खींच दिया और इन दोनों के पैर एक 12 फीट गहरे गड्ढे के ऊपर लटक गए। जेल मैनुअल के हिसाब से जब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने इनकी जांच की तो बिल्ला तो मर चुका था, पर रंगा की सांसें अब भी चल रही थी। उसके बाद एक जल्लाद उस 12 फीट गहरे गड्ढे में गया और रंगा की टांगों को पकड़कर नीचे खींचा ताकि उसकी जान निकल सके, और तब जाकर उसकी सांसें रुकी। रंगा और बिल्ला के घर वालों ने इनकी बॉडी लेने से मना कर दिया। फिर तिहाड़ जेल प्रशासन ने ही इनका अंतिम संस्कार किया और इस तरह से दोनों गुनहगारों को उनके किए की कानूनी रूप से सजा मिली। और उसी कानूनी सजा का इंतजार आज हम निर्भया के दोषियों के लिए भी कर रहे हैं। हालांकि इसी कानून का सहारा लेकर वो बार बार बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। इनकी फांसी से पहले 1981 में सरकार ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा को मरणोपरांत इनकी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से नवाजा। उसके कुछ समय बाद इंडिया काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ने सरकार के पास एक प्रपोजल भेजा कि जिस तरह से इन्होंने बहादुरी दिखाई और एक भाई ने अपनी बहन को और एक बहन ने अपने भाई को बचाने के लिए उन बदमाशों का सामना किया, उसके लिए इन दोनों के नाम से वीरता पुरस्कार होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और उसके बाद से लेकर आज तक हर 26 जनवरी को 2 बच्चों को गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड दिया जाता है। जिस तरह से आज की जनरेशन के लिए निर्भया सबसे बड़ा केस है, उसी तरह उस वक्त की जनरेशन के लिए गीता और संजय चोपड़ा अपहरण और हत्याकांड सबसे बड़ा केस था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उन दोषियों को तो 4 साल के अंदर सजा मिल गई, पर निर्भया के दोषियों की सजा के लिए आज हम 7 साल से इंतजार कर रहे हैं और पूरा देश उन्हें फांसी के फंदे पर लटकता देखना चाहता है। तो यही थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।